हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आपको याद होगा क्लास 10 का मैंने बायो का टॉपिक आपको बताया था, डाइजेशन इन ह्यूमन। अब उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस का ये दूसरा टॉपिक है और वो टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन की कुछ बेसिक बातें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा ना, वो वीडियो होगा आपका प्लांट के रेस्पिरेशन से रिलेटेड, और साथ में मैं आपको बता दूंगा एनिमल मतलब कि ह्यूमन, स्पेशली ह्यूमन के रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन, एक्चुअली में देखिए कुछ बच्चों को रेस्पिरेशन से सीधे सीधे ये समझ में आता है कि सांस का लेना और सांस का छोड़ना, लेकिन ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड जो है ना उसका ऑक्सीडेशन होता है। और कहाँ होता है? सेलुलर लेवल पे। आप जो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना जो आप समझते हो ना, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक्चुअली में क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है सेलुलर लेवल पे। सेल के अंदर होने वाली ये प्रक्रिया है जिसमें जो फूड डाइजेशन के थ्रू आता है ना, वो फूड एक्चुअली में ऑक्सीडाइज होता है टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का रिलीजिंग होता है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें कि इन सेल नंबर ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट which are responsible for oxidation of food to release energy, and this energy is what? ATP। क्योंकि एक लिविंग के अंदर जो एनर्जी होता है वो ATP के फॉर्म में होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो सीधे सीधे आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एट सेलुलर लेवल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये क्या होता है? अ काइंड ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी कैसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है? ये एक टाइप का कैटाबॉलिज्म है। मतलब कैटाबॉलिज्म का मतलब आपको याद है ना कि इसमें क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है जिसमें फूड जो होता है ना वो टूटता है। जैसे मैं देखो इसका एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। रिएक्शन क्या है भाई? तो C6H12O6, और इसको हमने O2 के प्रेजेंस में तोड़ा तो हमारा क्या बनता है? 6CO2 प्लस H2O और प्लस निकलेगा एनर्जी। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होता है? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये सेल के लेवल का सेल के लेवल का चीज़ है। अब चलिए इसी रेस्पिरेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन का। देखिए स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ फूड आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन एक्ट एज ए रॉ मटेरियल। देखिए जो डाइजेशन के बाद जो फूड आता है ना, वो क्या है? रेस्पिरेशन का रॉ मटेरियल है। वो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट है। तो रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या आता है? अब जैसे देखो, कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है कंप्लीटली तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। फैट जब डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है? फैटी एसिड। और प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है? अमीनो एसिड। तो ये सारे चीज जो आप देख रहे हो ना, दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन एंड स्पेशली दिस ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है ना वो एकदम बेसिक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट माना जाता है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ के लिए जो हमको एनर्जी मिलता है ना, वो ग्लूकोज से ही मिलता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ना, दिस ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो इसीलिए रेस्पिरेशन में मेन रूप से आपका ये सबस्ट्रेट सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब चलिए देखिए क्या होता है ग्लूकोज के साथ, जरा वो देख रहे हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले हमने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट ग्लूकोज कंसिडर्ड ए चीफ रॉ मटेरियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसमें स्टेप्स आ जाते हैं। तो देखिए स्टेप्स में क्या है? स्टेप्स में आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। देखो ग्लाइकोलाइसिस का डिस्कवरर 3 साइंटिस्ट को बोला जाता है, इम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। इसीलिए इस ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग EMP पाथवे बोलते हैं। E फॉर इम्बडेन, M फॉर मेयरहॉफ एंड P फॉर पार्नस। इसीलिए हम लोग इसको EMP पाथवे बोलते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग कॉमन पाथवे भी बोलते हैं। कॉमन पाथवे भी बोलते हैं।
कॉमन पाथवे बोलने का वजह क्या है कि चाहे रेस्पिरेशन का कोई भी कंडीशन ऑक्यूपाई करे हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में, ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले होगा। ग्लाइकोलाइसिस पहले होना ही होना है। बिना ग्लाइकोलाइसिस के रेस्पिरेशन का कोई भी स्टेप्स फॉलो नहीं होता है, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होना है। ओके, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पाथवे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि व्हाई डज ग्लाइकोलाइसिस कंसिडर्ड एज कॉमन पाथवे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ईएमपी पाथवे क्यों बोला जाता है ये आपने समझ लिया। अब इसी ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल करते हैं। देखिए, ऐसे ग्लाइकोलाइसिस का जो डिटेल होगा, मेन जो डिटेल होगा, वो मैं आपको एक और अलग से वीडियो बना दूंगा रेस्पिरेशन का, जो स्पेशली होगा क्लास 11th के बच्चों के लिए। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना, ये स्पेशली क्लास 10 के बच्चों के लिए है। ये बेसिक मीन्स ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो चलिए, ये क्या होता है, देखो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको ये ग्लूकोज टर्म से आया और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। देखिए वही लिखा हुआ है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। आखिर ये ग्लूकोज टूटता है तो किस में टूटता है, तो पायरुविक एसिड में। अब देखो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है ना, C6H12O6, और पायरुविक एसिड मेरा क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे पायरुविक एसिड का फॉर्मूला दे दिया है आपको, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक ग्लूकोज जो होगा वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करेगा बाय द मीन्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और साथ में क्या निकला है, देखो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है, एक तो पायरुविक एसिड निकला, कितना निकला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और साथ में क्या निकलेगा, एटीपी आएगा। कितना एटीपी आएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी आएगा, है ना। और एनएडीपी कितना आएगा, तो ये भी आएगा 2 मोल्स एनएडीपी। इतना चीज आपको मिलता है ग्लाइकोलाइसिस में। मतलब ग्लाइकोलाइसिस का ये मेरा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। क्या है मेजर प्रोडक्ट, पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स एनएडीपी। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस, सो योर आंसर इज व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू pyruvic acid. Even you can say that 2 molecules of pyruvic acid along with ATP and NADP. तो ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे। मतलब सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर क्या होगा। अब देखिए, जब सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ तो सबसे पहले कौन बना, पायरुविक एसिड बना। कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, कितना मॉलिक्यूल बना, 2 मोल्स बना। अब यही पायरुविक एसिड 2 अलग अलग कंडीशन में जाएगा, एक होगा एरोबिक और एक होगा एनारोबिक। एरोबिक कहने का मतलब O2 के प्रेजेंस में, एनारोबिक कहने का मतलब क्या, O2 के एब्सेंस में। तो क्या होगा आखिर इसका, अगर ये पायरुविक एसिड एरोबिक में जाता है तो क्या होगा, एनारोबिक में जाता है तो क्या होगा, इसी चीज़ को हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले एनारोबिक को। अब देखिए पायरुविक एसिड का एनारोबिक रेस्पिरेशन का मैंने यहाँ पे बताया है आपको। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। तो पायरुविक एसिड देखिए, ईस्ट या प्लांट में ये जाइमेज, देखो एक एंजाइम है, दिस वन इज व्हाट, एंजाइम। जाइमेज के प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है 2 कार्बन कंपाउंड में। देन सबस्ट्रेट में जब एक 2 कार्बन कंपाउंड आ रहा है, सबस्ट्रेट में 3 था, प्रोडक्ट में 2 आ रहा है, तो एक और प्रोडक्ट आपको निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि ईस्ट या प्लांट के अंदर पायरुविक एसिड का कन्वर्सन होता है इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में आपको क्या निकलेगा, 2 ATP। दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इथाइल, दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट एंड प्लांट। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ एनिमल का। पायरुविक एसिड अगर हम लोग एनिमल्स में देखते हैं तो एनिमल्स में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आप देखोगे ना तो ये होता है C3H6O3। अब देखो पायरुविक एसिड भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड है और प्रोडक्ट भी मेरा 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। और ये बनता कहाँ है, आपके मसल्स में। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मसल्स में होता है। कब होता है, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स के अंदर देखिए मस्कुलर क्रैम्प्स पैदा होता है। ये मैं आगे बात कर रहा हूँ, पहले मैं बता दूँ आपको
कि फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। आपने नाम सुना होगा फर्मेंटेशन का, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूजेज है फर्मेंटेशन का। अब देखो फर्मेंटेशन का मैंने यूज़ बता दिया है कि फूड इंडस्ट्री में है, जैसे आप डोसा खाते हो, इडली खाते हो, उसमें फर्मेंटेशन होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ है, बहुत सारे दवाइयाँ जो होती हैं फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होती हैं। साथ में अल्कोहल का फॉर्मेशन फर्मेंटेशन से होता है। तो ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सारे प्रोसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसकी वजह से होता है? तो ईस्ट की वजह से, सम बैक्टीरियाज की वजह से, ये सब की वजह से होता है। ओके, और प्रोडक्ट मेरा क्या बनता है, याद है ना, इथाइल अल्कोहल, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए लैक्टिक एसिड के बारे में। जो मैंने बताया ना कि लैक्टिक एसिड अगर आपके बॉडी में एक्यूमुलेट कर गया तो क्या होगा, देखिए वही मैंने बता दिया है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स अंडर एनारोबिक कंडीशन इज कॉल्ड मस्कुलर क्रैम्प। आपने देखा होगा मस्कुलर क्रैम्प, या नाम सुने होंगे, अगर आप क्रिकेट के शौकीन होंगे तो देखते होंगे। अगर कोई प्लेयर काफ़ी लंबे समय तक बैटिंग करता है तो क्या होता है, मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाता है, उससे मसल्स में पेन शुरू हो जाता है ना। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसके मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का अमाउंट बढ़ने लगता है उसके बॉडी में और पेन होने लगता है। दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फैटिग्यू ऑल्सो। एंड व्हाट इज द ओवरकम ऑफ दैट फैटिग्यू? उस फैटिग्यू का सबसे अच्छा इलाज क्या है? तो उसको फिजिकली ट्रीट किया जाता है ना, फिजियोथेरेपी। आप देखते होंगे हर टीम में, हर क्रिकेट टीम में एक फिजियोथेरेपिस्ट रहता है जो ये सारे सिस्टम को हैंडल करता है कि अगर कोई खिलाड़ी को मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाए या कोई फिजिकल डैमेजेज आए तो उस फिजिकल डैमेजेस को वो सही कर सकता है ना। तो फिजियोथेरेपी दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर मसल्स में बढ़ाया जाता है। ओके, अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद अगला जो हमारा देख रहे होंगे वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है भाई? देखो पायरुविक एसिड तो बनना ही है, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके बाद ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है ना पायरुविक एसिड, वो चेंज कर जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और कहाँ आ जाएगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक मेजर साइकिल चलता है उसके मैट्रिक्स में, दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल और एक और प्रोसेस चलता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में, आपने देखा होगा एक पार्ट पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीसोम, याद है ना। तो ऑक्सीसोम में ये चलता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये दोनों सिस्टम का रिजल्ट क्या है, 38 ATP और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये उसका मेजर प्रोडक्ट आता है ना। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये पायरुविक एसिड टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP में, बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है ऑक्सीसोम में। तो इस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट आ गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट में, बता देता हूँ कि फ्लो चार्ट क्या है हमारा। देखिए फ्लो चार्ट क्या कहता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा और बनाएगा क्या, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में गया और प्लांट में हुआ, प्लांट में अगर ऐसा कुछ हो रहा है या फिर ईस्ट में ऐसा कुछ हो रहा है, प्लांट और ईस्ट में ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP। मैंने पीछे इसका जिक्र किया था, बस यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। और जबकि यही पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गया तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। और ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपको साइटोप्लाज्म में। ये एकदम ध्यान रखिएगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलाइसिस का जो साइट है ना वो साइटोप्लाज्म है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट साइटोप्लाज्म में भी है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी। और इसका प्रोडक्ट क्या है, CO2, H2 और 38 ATP। ये फ्लो चार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप देखिएगा बोर्ड में, 10th बोर्ड में क्या होता है कि कभी कभी आपको सिर्फ फ्लो चार्ट बनाने दे दिया जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन में सीधे फ्लो चार्ट दे दिया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है भाई डिफरेंसेस? तो देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि ये साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ क्रेब्स साइकिल और ETS भी चलेगा।
इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, जबकि इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। अब पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है तो एटीपी कितना निकल रहा है, 2 एटीपी, जबकि इसमें कितना निकल रहा है, 38 एटीपी, लगभग 2900 किलो जूल एनर्जी इससे निकलता है। इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होगा, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। एनारोबिक प्रोसेस क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है, जबकि एरोबिक प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस चलेगा, मैट्रिक्स में चलेगा, ऑक्सीसोम में चलेगा, और फिर आप क्या देख रहे हो, इसका प्रोडक्ट क्या है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, जबकि इसका प्रोडक्ट आपको आ जाएगा CO2 और H2। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समाप्त किया है, रेस्पिरेशन का जो बेसिक चीज़ होता है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैंने पहले भी आपसे बात किया था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा किस चीज़ के बारे में, तो ये आएगा प्लांट के रेस्पिरेशन के बारे में मैं थोड़ा बता दूंगा आपको। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा ह्यूमन, स्पेशली ह्यूमन के रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।